नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS एकेडमी में। और हिंदी के प्रैक्टिस सेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आपके लिए जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चल रही है, तो आज इसी श्रृंखला में 24 नंबर हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। काठिन्य निवारण का मतलब कि कठिनाई का निवारण किया जा सकता है जो गद्य के शिक्षण में, गद्य पढ़ने के लिए। तो आपके ऑप्शन है चित्र दिखाकर, वस्तुओं को प्रत्यक्षता दिखाकर, मॉडल दिखाकर या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है क्रियाएं करके, चित्र दिखाकर, मॉडल दिखाकर, वस्तुओं को प्रत्यक्षता दिखाकर जो है कठिनाई का निवारण किया जा सकता है गद्य के शिक्षण में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। देखिए प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है तो कविता शिक्षण में उपयोगी नहीं होगा। ऑप्शन क्या चीज़ उपयोगी नहीं होगी? देखिए जिसे छात्र सरलता से समझ सकें तो ये तो उपयोगी होगा क्योंकि छात्रों को आसानी से समझ में आए। जो कविताएं छात्रों को सृजनशीलता को बढ़ाने वाली होंगी तो वो भी उपयोगी होंगी। अगला देखते हैं कि जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित। देखिए यहाँ पे बात हुई है प्राथमिक स्तर छोटे बच्चों की, और अगर उनसे आप अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित उनको कविताएं सुनाएंगे तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो उपयोगी नहीं होगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। डी में इसी तरीके से देखते हैं कि जिनमें जो है नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति ये भावनाएं निहित होंगी तो इनसे भी कहीं ना कहीं बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय वादों को संबंधित जो होंगे वो उनके उपयोगी नहीं होंगे उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक। तो जो ग्रंथ है हिंदी भाषा और साहित्य, ये पूछा गया है किस लेखक ने लिखा है? भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या फिर डॉक्टर हरदेव वाहरी। तो इसमें आपको बताना था कि ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी श्याम सुंदर दास के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या सिखाना चाहिए? आपके ऑप्शन है कि बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, इस तरीके से आपके देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप भाषा सिखाने का सबसे सही क्रम मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले तो सुनना, जैसे कोई बच्चा है तो सबसे पहले सुनना ही सीखता है, उसके बाद में फिर वो बोलना सीखता है, फिर वो पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। तो सही क्रम आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि लेखन से संबंधित नहीं है। तो क्या नहीं है? बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग या फिर आंखों से कागज की दूरी। तो क्या नहीं है? देखिए शुद्ध उच्चारण करना जो है ये लिखने से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये जो है ये क्रिया बोलने से संबंधित है। शुद्ध उच्चारण करने का मतलब हम बोलेंगे कोई चीज़ शुद्ध, तो ये बोलने से संबंधित हो गई। बैठने का ढंग यानी कि जब हम लिखते हैं तो हमारे बैठने का तरीका भी मैटर करता है। लेखनी पकड़ने यानी कि जो हम पेन पकड़ते हैं या पेंसिल पकड़ते हैं उसका भी तरीका, और आंखों से कागज़ के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए ये भी मैटर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। तो भाषा शिक्षक में क्या होना नहीं आवश्यक है? देखिए व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान या फिर रसायनों का ज्ञान। तो क्या नहीं होना? देखिए रसायनों का ज्ञान होना ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये जो है कोई जैसे शिक्षक भाषा का नहीं हो। इसमें क्या है कि अगर किसी शिक्षक का विषय विज्ञान है, मान लीजिए रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान है, तो ये उसके लिए जो है लाभदायक हो सकता है। बाकी का जो है भाषा शिक्षक के पास में क्या होना चाहिए? उसको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, सुंदर लेख का ज्ञान होना चाहिए और विषय और उसके मूल्यांकन की विधियों का ज्ञान होना चाहिए। तो ये चीज़ें आवश्यक हो जाती हैं, और रसायनों का ज्ञान कहीं ना कहीं भाषा शिक्षक के लिए नहीं, जो है विशेषज्ञ शिक्षक कोई अगर साइंस का है तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कि उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म। देखिए यहाँ पे आपको ये जो है उपन्यास दिए गए हैं, और इसमें जो है आपके मैटर अंदर क्या हुआ है ये आपका सामने जो लिखा हुआ ये मैटर है कि किससे संबंधित है। तो आपको असंगत चुनना है इनमें से कि कौन सा किससे संबंधित नहीं है। मान लीजिए वरदान में ऑप्शन के हिसाब से देखें तो रजवाड़ों की दासियों की समस्या, सेवा सदन देखें तो गणिका समस्या एवं विवाह से संबंधित समस्या, प्रेमाश्रम देखें तो कृषक जीवन की समस्या, कायाकल्प देखें तो सांप्रदायिक समस्या, योगाभ्यास एवं पुनर्जन्मवाद पर है। तो इसमें से कौन सा ठीक नहीं है? तो इसमें जो आपका वरदान है इसके अंदर में रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर इसकी विषय वस्तु ये नहीं है, तो ये आपका असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट
ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक निबंध दिया गया है, आचरण की सभ्यता निबंध दिया गया है और इसके निबंधकार पूछे गए हैं। तो ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो आपका ये लिखा जिसने है, ये सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया है। आचरण की सभ्यता जो निबंध है वो सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि विरासत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है, प्रकृति से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त या फिर मूल्य देकर खरीदा हुआ। देखिए ये जो आपका उत्तर हो जाएगा पुरखों से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि विरासत में जैसे कि मान लीजिए हमें हमारे पुरखों से क्या चीज़ मिलती है, मान लीजिए जो ज़मीन होती है, मकान होती है, वो हमें कहाँ से मिलती है, पुरखों से मिलती है। तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, ये हमारी विरासत है। पुरखों से मिले या हमें हमारे देश के नागरिकों से मिले, तो ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फैमिली ही इसमें आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि निर्बल शब्द का विलोम शब्द है, क्या है, शुद्रण, शवल, बाहुबली या फिर समुन्नत। तो इसमें क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा निर्बल का क्या होता है, सबल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हिंदी का प्राथमिक मौलिक उपन्यास किसको माना जाता है, नूतन ब्रह्मचारी को, तितली, त्यागपत्र या फिर परीक्षा गुरु को। तो आपके ऑप्शन है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी है परीक्षा गुरु, इसको क्या है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक तद्भव पत्रिका है, तो पूछा गया है कि ये प्रकाशित कहाँ से होती थी। आपके ऑप्शन है बनारस, दिल्ली, लखनऊ या फिर जबलपुर में से कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो ये आपकी प्रकाशित होती थी लखनऊ से। तद्भव पत्रिका कहाँ से, लखनऊ से प्रकाशित होती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में पंक्ति दी गई हुई है, पंक्ति दी गई है और पूछा है कि ये पंक्ति किसकी है। तो पंक्ति देखते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहू पुर ओ को तजी डारो, किसकी पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी आपको बतानी थी, सूरदास, रसखान, नंददास या फिर मीराबाई के। ये आपके ऑप्शन है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसखान की ये पंक्ति लिखी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में तद्भव शब्द पहचानना है, कौन सा है, अंधेरा, रात्रि, प्रकाश या फिर चंद्र। तो इनमें से कौन सा है, देखिए इसमें जो अंधेरा शब्द है ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है अंधकार। तो अंधकार यहाँ पे तत्सम हो जाएगा, तो इसलिए क्योंकि ये हम लोगों की लोकल लैंग्वेज में हम इसको अंधेरा बोलते हैं, तो ये तद्भव आपका शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तद्भव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि आँख एक नहीं और कजरौटा 10-10। तो ये लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। तो व्यर्थ का आडंबर करना, आँख में काजल लगाना, आँख की देखभाल करना या फिर लाइलाज बीमारी। देखिए यहाँ पे सेंस क्या निकलता है कि आँख एक भी नहीं है और कजरौटा 10-10 बार लगाता है, या मान लो 10-10 बार लगाए हुए, तो कहीं ना कहीं आडंबर कर रहा है कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये व्यर्थ का आडंबर दर्शाता है। तो आपका 15 का क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है इनमें से, रात, बात, गीत, मात। तो इसमें कौन सा आपका हो जाएगा। देखिए रात क्या होता है, रात पुल्लिंग होता है, हम लोग क्या कहते हैं, रात हो गई। बात की अगर हम लोग बात की बात करें तो हम लोग जैसे क्या करते हैं कि हम लोगों ने बात कर ली या उससे बात हो गई, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। मात का मतलब माता होता है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। अब हम गीत की बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं, गीत गाया या फिर गीत सुना, गीत सुन लिया, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए 17 नंबर पे आता है कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है। तो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है, शायद सबको ही पता होगा। ऑप्शन है ए राम, बी सुरेश, सी निर्वाह या फिर डी मित्रता। तो इसमें क्या मित्रता का भाव झलक रहा है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, तो मित्रता का भाव इसमें झलक रहा है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी हो गई, मित्रता। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं कि मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है। विशेषण आपको पहचानना है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक, सार्वनामिक विशेषण, परिमाण बोधक। तो इसमें मेरा शहर इस घर में, तो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किया गया जो वर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक, इसमें ऐसा कोई गुणवाचक देखिए यहाँ पे कोई गुण तो डिफाइन कर नहीं रहा, ना ही संख्या बता रहा है और ना ही कोई परिमाण, किसी परिमाण का यहाँ पर बोध हो रहा है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सार्वनामिक विशेषण आपका राइट हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है किसका है, सरल वाक्य का, मिश्र वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का या फिर आज्ञावाचक वाक्य का। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि मिश्र वाक्य का है। पिता ने समझाया, क्या समझाया कि
सदा सत्य बोलना चाहिए। तो मिक्स करके यहाँ पे की लगा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे दूसरा सेंटेंस जुड़ गया है। जब भी बीच में की लग जाता है तो उसका अर्थ होता है कि यहाँ से अब दूसरा जो है वाक्य स्टार्ट हुआ है। तो ये क्या है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि बात करें कि कृतज्ञ का संक्षिप्तीकरण, मतलब कि कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है। तो आपके ये दिए हुए स्टेटमेंट दिए, तो इसमें से किसको जो है, अगर बात करें कि इन वाक्यों के लिए अगर एक वाक्य का एक शब्द का प्रयोग करना हो तो किस में हो जाएगा। तो उपकार करने वाला, उपकार कराने वाला, किए गए उपकार को ना मानने वाला, या फिर किए हुए उपकार को मानने वाला। तो कौन हो जाएगा। तो जो किए हुए उपकार को मानने वाला होता है उसके लिए अगर हम देखें एक वर्ड यूज करें तो क्या हो जाता है, कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, तो आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं तो मैं आपको आंसर ही बताता हूँ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो इस तरीके का श्रृंगार लिखा होता है ये शुद्ध वर्तनी वाला होता है, बाकी आपके सारे अशुद्ध लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि कटहरा शब्द का तत्सम रूप होगा। तो कटहरा जो शब्द दिया गया इसमें क्या तत्सम हो जाएगा, कटहल, ये भी तद्भव है, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में। कड़वा, कंठफल, ये हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, तो ये तद्भव हो गए। काष्ठ ग्रह जो होता है इसको ये हो जाएगा आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि अत्याचार शब्द में उपसर्ग बतानी है कौन सी लगी है। तो आपके ऑप्शन है आ, अति, अत या फिर अत्या। तो इसमें कौन सी लगी है, इसमें अति लगी हुई है। क्या हो जाएगा, अति प्लस अगर आचार, आप मान लीजिए आचार में अति लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, अत्याचार हो जाता है मिलके। तो यहाँ पे आपकी जो अति जो आपका ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पंक्ति दी गई है और उसमें आपको अलंकार छांटने हैं। देखिए निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, तो बताना था। वालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव, और लंकली लिवय को काल रसना पसारी है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं उपमा और रूपक, यमक और श्लेष, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास या फिर अनुप्रास और यमक। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें जो है उत्प्रेक्षा और अनुप्रास दोनों ही इसमें मैच कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा कि रसों को उदित और उद्दीपित करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। जो रसों को उदित और उद्दीपित करने वाली सामग्री क्या कहलाती है पूछा गया है। विभाव कहलाती है, स्थायी भाव, अनुभाव या फिर संचारी भाव, इनमें से क्या कहलाती है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो विभाव कहलाती है। जो रसों को उदित और उद्दीपित करती है वो सामग्री क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी विभाव। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। पद में कौन सा रस पूछा गया है। तो करुण रस, भयानक रस, श्रृंगार रस या फिर शांत रस। देखिए यहाँ पे देखिए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, यानी कि जहाँ पर विपत्ति पड़ती है तो वहाँ पर उसको हल करने के लिए ईश्वर आते हैं। तो इसमें क्या, शांत भाव, कहीं ना कहीं आपको शांत रहना चाहिए उस स्थिति में जब आप पे विपत्ति पड़ती हो। तो यहाँ पे शांत का जो है भाव प्रकट होता। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, तो यहाँ पे शांत रस हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए शुद्ध वाक्य आपको छांटने हैं। देखिए राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। ठीक है, चलिए इसको, तो यहाँ पे क्या गलती हो गई, तो पुस्तकें खरीदी, अगर 2 पुस्तकें तो पुस्तकें खरीदी, यहाँ पे अंक की बिंदी होनी चाहिए। 2 पुस्तकें खरीदी हैं तो यहाँ पे अंक की बिंदी होनी चाहिए। तो और अगर 1 पुस्तक होती तो ये खरीदी ठीक हो जाता। अगर दूसरा देखते हैं कि राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, देखिए ये आपका राइट हो जाएगा, शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। इसी तरीके तीसरा देखें, इसमें क्या गलती कि राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा, यहाँ पे खरीदा है तो इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर अगर इसका डी देखें वो किस तरीके से देखते हैं कि राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदे नहीं, पुस्तकें खरीदी। तो आपका इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है पूछा गया। महाउत्सव, महोत्सव, प्लस सव, महे प्लस उत्सव। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आसानी से आप सभी लोग कर सकते हैं कि महा प्लस उत्सव क्या होता है, महोत्सव। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि चौमासा में समास है, कौन सा समास है, द्विगु है, कर्मधारा है, द्वंद्व है या फिर तत्पुरुष है। तो इसमें आपको बताना था कि चौमासा में कौन सा समास है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए
यहाँ पे समास अगर हम लोग पढ़ते हैं तो मैं आपको आंसर बता दूँ, यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास में क्या होता है, मान लीजिए कोई पद दिया है, कोई मान लीजिए कोई ये जिस तरीके से ये पद दिया हो, इसमें पद में क्या होना चाहिए कि पूर्व जो पद होता है पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक। पहला पद अगर संख्यावाचक है, संख्यावाचक विशेषण है, पहला पद अगर संख्यावाचक विशेषण है तो वो क्या हो जाता है, तो वो किस कैटेगरी में आता है, वो आ जाता है द्विगु समास की कैटेगरी में। जैसे यहाँ पे पहला पद संख्यावाचक है, चौमासा यानी कि 4 माहों का, माह का समूह क्या बोला जाता है, चौमासा। तो यहाँ पे पहला पद क्या है, संख्यावाचक और विशेषण है किसका, 4 माह के समूह का विशेषण है। तो पहला पद संख्यावाचक है। इस वजह अब मान लीजिए और भी एग्जाम्पल आप देखें, जैसे कि सप्त सिंधु हो गया, ठीक है। तो सप्त सिंधु क्या है, यहाँ पे 7 सिंधु यानी नदियों का समूह हो गया। और देखिए नवरात्र हो गया, ठीक है। तो नवरात्र अगर मान लीजिए तो यहाँ पे पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, और दूसरा पद संख्या, पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक विशेषण। तो इसलिए चौमासे में क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है। तो कारक आपको बताने, संप्रदान कारक है, करण कारक है, अपादान कारक है या फिर संबंध कारक। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक। देखिए अपादान कारक में क्या होता है, चलिए उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ के तो रखा ही होगा, मेरा सिर्फ काम है आपको जल्दी से प्रैक्टिस करवाना, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत लगेगी तो मैं आपको थोड़ा सा समझा भी दूंगा। देखिए अपादान कारक में क्या होता है, जैसे कोई वाक्य दिया, अगर उससे भाव प्रकट होता है अलगाव का, अगर अलगाव का भाव प्रकट होता है तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है, वहाँ पर कारक होता है अपादान कारक। अब देखिए चूहा बिल से बाहर निकल गया, तो बिल से क्या है, वो बाहर निकल चुका है, वो अलग हो चुका है बिल से। तो यहाँ पे अलगाव मतलब कि सामने सामने दिख रहा है कि वो बिल से बाहर निकल गया। तो यहाँ पे अलगाव का जो है प्रतीत हो रहा है कि अलगाव यहाँ पे हो चुका है। तो आपका ऑप्शन बी अपादान कारक हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी, और हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।